हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। अभी तक अपन पढ़ चुके थे आंदोलन की, राजस्थान के आंदोलन, जिसके अंतर्गत अपनों ने जनजातीय आंदोलन पढ़े थे। जनजातीय आंदोलनों के अंतर्गत अपनों ने मीणा विद्रोह और बिल विद्रोह पढ़ा था। अब अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं दूसरे तरफ का टॉपिक अपना किसान आंदोलन। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है किसान आंदोलन। तो आ जाइए अपन पढ़ते हैं किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन के अंतर्गत अपन जो सर्वप्रमुख पढ़ेंगे, पहला वो पढ़ेंगे अपन बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा पढ़ेंगे? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किस रियासत का हिस्सा था? यहां पर आंदोलन करने वाला कौन था? क्यों आंदोलन हुआ? या किस रियासत का हिस्सा हो गया? यह रियासत किसके द्वारा बसाई गई? इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। आपको यह ध्यान रखना है, बिजोलिया जो था, इस बिजोलिया का प्राचीन नाम जो था वो नाम था विजया। विजयावल्ली। तो इसका प्राचीन नाम क्या हो गया? विजयावल्ली। इस क्षेत्र का यानी बिजोलिया क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था, इस बिजोलिया क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था आपका उपरमाल। उपरमाल क्षेत्र से। यह किस रियासत का हिस्सा था? तो यह आपका मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। इसके संस्थापक कौन थे? यानी इस बिजोलिया जागीर के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना आप लोग, अशोक परमार। अशोक परमार जो थे इस बिजोलिया जागीर के क्या थे? संस्थापक थे। अशोक परमार को यह बिजोलिया जागीर किसके द्वारा प्रदान की गई? तो यह अशोक परमार को यह जागीर, अशोक परमार ने क्या किया था? महाराणा जो सांगा थे, कौन? महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा ने एक युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध। उस खानवा के युद्ध में इस अशोक परमार ने सांगा की क्या की थी? मदद की थी। इस वजह से सांगा के द्वारा क्या दिया जाता है? यह बिजोलिया की जागीर किसको? अशोक परमार को तोहफे में दी जाती है। तो यह बात होगी। अब बिजोलिया जो था यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। किस श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो बिजोलिया जो था आपका यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना हो गया। अब आगे चलते हैं। इस बिजोलिया का तत्कालीन, बिजोलिया जागीर का तत्कालीन वहां का संस्थापक, बिजोलिया का तत्कालीन क्या था? वहां का जागीरदार कौन था? तो तत्कालीन जागीरदार, तो वो थे आपके कृष्ण सिंह। यहां पर आंदोलनकर्ता यानी यहां पर जो किसानों का नेतृत्व करता था, तो नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखना आपको, वो थे आपके साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास जो थे वो यहां के नेतृत्व करता थे। यह बात हो गई। अब यहां पर आंदोलन क्यों हुआ? तो आपके जो कृष्ण सिंह जी थे, इन कृष्ण सिंह जी ने किसानों के ऊपर क्या कर रखा था? किसानों के ऊपर 84 प्रकार के, कितने प्रकार के? 84 प्रकार के क्या लगा रखे थे? कर लगा रखे थे। क्या लगा रखे थे? कर लगा रखे थे। 84 प्रकार के किसानों पर कर लगा रखे थे। और
इसकी वजह से क्या हो गई थी, जनता बहुत घबरा चुकी थी। इसी वजह से यहां पर किसान आंदोलन होता है। अब जो यहां पर जो किसान आंदोलन होता है वह किसान आंदोलन 3 चरणों में चलता है। कितने चरणों में? 3 चरण। प्रथम चरण, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम चरण जो, और यह आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, ये याद रखना 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में प्रारंभ होता है। और यह प्रथम चरण जो स्टार्ट होता है वो 1897 से लेकर 1915। सेकंड चरण चलता है 1916 से 1922। और तीसरा चरण चलता है आपका 1923 से 1941। यानी इन 3 चरणों में यह आंदोलन चला है। तो याद क्या रखना है, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? विजयावली। बिजोलिया का जो क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था? ऊपरमाल क्षेत्र से। यह किस रियासत का हिस्सा था? मेवाड़ रियासत का। इसका संस्थापक कौन माना जाता है? अशोक परमार। अशोक परमार को यह बिजोलिया की जागीर किसके द्वारा प्रदान की गई? महाराणा सांगा के द्वारा। क्यों? खानवा के युद्ध में सहयोग देने की वजह से। यहां पर जो यह आंदोलन प्रारंभ होता है वो कब होता है? 1897। जो बिजोलिया थी ये मेवाड़ की कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के तत्कालीन जागीरदार कौन थे? कृष्ण सिंह जी। कृष्ण सिंह जी के द्वारा कितने प्रकार के कर लगा रखे थे? 84 प्रकार के, 84 टाइप्स के कर लगा रखे थे। और यहाँ के नेतृत्व करता, यानी आंदोलन का, किसान आंदोलन का नेतृत्व करता व्यक्ति कौन था? साधु सीता रामदास। तो ये हो गए आपके, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी हो गई। अब अपन पढ़ेंगे एक एक चरण पर, सारे चरणों के बारे में पढ़ेंगे और सारे चरणों के रूप में ही यह आंदोलन अपन समझेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए, प्रथम चरण। प्रथम चरण में होता क्या है? 1897 ईस्वी में एक गांव होता है गिरधारीपुरा। कौन सा गांव? 1897 से 1950। तो क्या होता है? ये गिरधारीपुरा गांव। गिरधारीपुरा गांव में क्या होता है? मृत्यु भोज। और अपन भी जानते हैं कि जितने लोग मृत्यु भोज में एकत्रित होते हैं उतने तो शायद आपके शादी ब्याह में भी नहीं होते, क्योंकि शादी ब्याह में वही लोग आ पाते हैं जिनका क्या होता है? घनिष्ठ रिलेशनशिप होता है, घनिष्ठ प्रेम होता है, वही आते हैं। लेकिन मृत्यु भोज में पूरी समाज एकत्रित होती थी। पहले किसान लोग, सारे लोग, किसी का भी मृत्यु भोज होता तो वहां पर एकत्रित होते थे। क्यों? और इसी मृत्यु भोज में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? आपके हगई हपकण वे। सबसे ज्यादा हगई हपकण जो है आपके इसी मृत्यु भोजों के अंदर होता था। तो मृत्यु भोज हुआ था। तो गिरधारीपुरा गांव में मृत्यु भोज हो रहा था। और यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गिरधारीपुरा में जो मृत्यु भोज हो रहा था वो किसका नाम था, तो यहां पर एक व्यक्ति था, गंगाराम। इस गंगाराम का क्या हो रहा था? यहां पर मृत्यु भोज हो रहा था। तो सारे जो किसान थे वो एकत्रित हुए। अब यहां पर किस जाति के किसान एकत्रित हुए? तो यहां पर आपके दाकड़ जाति के किसान। किस? दाकड़ जाति के। तो दाकड़ जाति के सारे किसान यहां पर एकत्रित होते हैं और यहां पर एकत्रित होकर यहां पर बात करते हैं कि कृष्ण सिंह जी के द्वारा हमारे ऊपर इतने प्रकार के कर लगा रखे हैं, तो अपन क्या करें? इस बात की जानकारी हम किसको दें? हम मेवाड़ रियासत के शासक, उस समय मेवाड़ रियासत के जो शासक थे, यानी तत्कालीन मेवाड़ रियासत के शासक कौन थे? तत्कालीन मेवाड़ रियासत के शासक थे आपके फतेह सिंह। फतेह सिंह जी, तत्कालीन मेवाड़ रियासत के शासक फतेह सिंह जी को हम हमारी जो परेशानियां हैं, जिस प्रकार के कर हैं, उन करों के बारे में हम जानकारी उनको इस समस्या से अवगत कराएं। इसके लिए इन किसानों के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के द्वारा, यानी उस समिति के द्वारा 2 व्यक्तियों को मेवाड़ भेजा जाता है। नाम याद रखना, उन व्यक्ति को इनको भेजा जाएगा जो मुख्य होंगे, उन लोगों को भेजा जाएगा। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों को जो निकाला गया, न तो इनका कोई परिवार था, न कोई था, सिर्फ गांव में घर थे और खेतीबाड़ी का कार्य करते थे। तो यहां पर 2 व्यक्ति आते हैं और उन दोनों व्यक्ति को कहां पर भेजा जाता है? मेवाड़ में भेजा जाता है। उनके नाम है आपके नानजी पटेल
और दूसरे का नाम है ठाकरी पटेल। इन्होंने भी देखा कि लोगों ने, हमारी जाति के लोगों ने क्या किया है, हम दोनों को चुना है हमारी समस्याओं को अवगत कराने के लिए। तो दोनों जने ठप्पे से कहां पहुंच जाते हैं, मेवाड़ आ जाते हैं। मेवाड़ में आकर फतेह सिंह जी से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन फतेह सिंह जी इनको टालते रहते हैं। और ये 6 महीनों बाद क्या करते हैं, 6 माह बाद फतेह सिंह जी से मिलते हैं। 6 माह बाद जैसे ही फतेह सिंह जी से मिलते हैं और फतेह सिंह जी से अपनी जो इनकी समस्या है उस समस्या से क्या किया जाता है, फतेह सिंह जी को अवगत कराया जाता है। जैसे ही फतेह सिंह जी अवगत होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, हम इसकी जांच करते हैं। इसी जांच के लिए इनके द्वारा एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम है, फतेह सिंह जी के द्वारा उस व्यक्ति को भेजा जाता है हामिद हुसैन। हामिद हुसैन को भेजा जाता है और इससे कहते हैं कि तुम जाओ और बिजोलिया में जाकर देखो कि वहां पर क्या हो रहा है। ये जो किसान आए हैं, इन किसानों की जो समस्याएं हैं वो क्या समस्याएं हैं और ये समस्याएं सारी सही हैं क्या। तो हामिद हुसैन आते हैं, उस क्षेत्र में पूरे में भ्रमण करते हैं और इनको लगता है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो हामिद हुसैन यहाँ से रिपोर्ट ले जाकर फतेह सिंह जी को देते हैं। रिपोर्ट में कहते हैं किसानों की समस्याएं क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। लेकिन फतेह सिंह जी कहते हैं अपने को क्या है, अपने तो होता क्या था, जितना कर किसानों से जागीरदार लेगा उसमें भाग रहता था, वो भाग उनको रियासत में जमा करवाना पड़ता था। तो फतेह सिंह जी ने सोचा अपने तो कर आ रहा है, अपने को क्या लेना देना, अपने को कर आ रहा है तो अपने को जितना हो सके टालते जाओ। तो होता क्या है, हामिद हुसैन की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट का ये क्या नहीं करते, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देते। तो ये बात हो गई, प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अब आगे चलते हैं तो इधर से क्या होते हैं, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल दोनों क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हमारी कोई समस्या नहीं सुनी गई। तो ये दोनों तो हो गए निराश। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि मेरी शिकायत करने के लिए, यानी कृष्ण सिंह जी को पता चलता है कि मेरी शिकायत करने के लिए दोनों मूंछों को ताव देकर कहां गए हैं, मेवाड़ गए हैं। और मेवाड़ में मेरी क्या की, इन्होंने चुगली की। तो यहां तो होते हैं नानजी पटेल और ठाकरे पटेल निराश, उधर कृष्ण सिंह हो जाता है इनसे नाराज। और नाराज होकर इन दोनों को क्या कर देता है, अपनी जागीर से क्या कर देता है, इनको निर्वासित कर देता है। निर्वासित कर देता है। इसीलिए तो कहा जाता है धोबी का कुत्ता घर का न गाट का, यानी ना तो इनके पास घर रहा ना कुछ बचा। तो ये दोनों हो गए अपनी जागीर से निर्वासित। तो दोनों चले यहां से चले जाते हैं। इधर जनता से कृष्ण सिंह जी आपके नाराज होते हैं और यहां पर एक नया कर लगा देते हैं और उस कर का नाम है आपका चवरी कर। कौन सा कर, चंवरी कर। इस चंवरी कर के तहत, और चंवरी कर जो लगाया जाता है याद रखना 1903 ईस्वी में, इस कर के तहत हर किसान को अपनी पुत्री की शादी पर कितने रुपया जमा करवाना पड़ेगा जागीर में, 5 रुपया जमा। कब, लड़की की शादी में, शादी पर, लड़की की शादी पर 5 रुपए आपको जागीर में जमा करवाने पड़ते थे। पहले, आज के टाइम में तो अपने 5 रुपए मानते हैं, 5 रुपए नीचे गिर भी जाए तो उसको उठाएगा कौन, इतनी मेहनत कौन करेगा। लेकिन उस समय 5 रुपए की बहुत वैल्यू थी। इस वजह से किसानों के पास में 5 रुपया नहीं होता था। 5 रुपए, 10 रुपए और 50 रुपए में तो लोगों के, लड़कियों की क्या हो जाती थी, शादियां हो जाती थी। 100 रुपए में तो शादियां हो जाती थी। आज 100 रुपए में तो अपन कुछ लेने जाए तो एक तेल का पाउच नहीं आता है, तो वो वाली बात है। और 5 रुपए में तो अपन आजकल घूमते फिरते ही कहीं पर भी कुछ भी कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो आजकल सिगरेट नहीं आती है 5 रुपए की लोगों के धूम्रपान करने के लिए। जो भी धूम्रपान करते हैं उनके लिए 5 रुपए की सिगरेट तक नहीं आती है। तो क्या हुआ, 5 रुपए जमा करवाना किसानों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तो किसानों ने इस का क्या किया, विद्रोह किया। यानी इस चवरी कर का क्या किया गया, विद्रोह किया। तो चवरी कर कब लगाया गया, 1903 ईस्वी में। इसके विद्रोह के चलते हुए यहां पर विद्रोह करता, यानी किसानों का जो नेतृत्व करता है, कौन करता है,
साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया जाता है, किसानों को साथ में लेकर विद्रोह किया जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है, तो यहाँ पर इनके द्वारा खेती को पड़त छोड़ा जाता है। खेती को क्या करते हैं, ये पड़त छोड़ते हैं, खेती को पड़त छोड़ते हैं कि हम अब इस खेती पर खेती नहीं करेंगे। अगर खेती ही नहीं करेंगे तो कर भी जमा नहीं करवाएंगे, लेकिन किसान अगर खेती ही नहीं करेगा तो खाएगा क्या। तो कृष्ण सिंह जी जो थे वो सोच रहे थे कि अगर किसान खेती नहीं करेगा तो वो कर कहाँ से जमा करवाएगा। इस वजह से कृष्ण सिंह जी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और 1904 में इस कर को क्या कर देते हैं, इस कर को समाप्त कर देते हैं। और लेकिन आगे चलकर 1906 ईस्वी में आपके कृष्ण सिंह जी की क्या हो जाती हैं, कब, 1906 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में यहाँ का जो जागीरदार बनता है इन्हीं कृष्ण सिंह जी का छोटा भाई, कौन, पृथ्वी सिंह, क्या बन जाता है, यहाँ का जागीरदार बनता है। तो पृथ्वी सिंह जी जागीरदार बन गए। आगे चलते हैं और देखते हैं, पृथ्वी सिंह जी जैसे ही जागीरदार बनते हैं और जागीरदार बनने के बाद में यह बिजोलिया की जनता पर एक नया कर लगाते हैं। और जागीरदार बनने के बाद में कौन सा कर लगाते हैं, नया कर। और यह कर कौन सा होता है, तलवार बंदाई कर। वैसे ये तलवार बंदाई जो कर होता है यह शासक के द्वारा किससे लिया जाता था, सामंतों से लिया जाता था। लेकिन आपके पृथ्वी सिंह जी ने क्या कर दिया, ये कर इनके ऊपर लगा दिया। किसने लगाया, पृथ्वी सिंह ने। कब लगाया, तो 1906 ईस्वी के अंतर्गत यह कर लगाया गया। जैसे ही यह कर लगता है तो आगे चलकर पृथ्वी सिंह जी सामंतों से लिया जाने वाला कर था, लेकिन जैसे ही कर लगता है तो कर लगाते ही किसान वापस क्या करते हैं कि पहले पृथ्वी सिंह वो आपके कृष्ण सिंह जी थे उन्होंने भी वापस माफ किया था। अपन ने क्या की थी, जमीनें पड़त छोड़ी थी, तो कृष्ण सिंह जी ने माफ किया था। हम वापस जमीनों को पड़त छोड़ते हैं इन कर को माफ करने के लिए। और इस कर के तहत कितना रुपए जमा करवाने पड़ते थे, 1 रुपया जागीर में जमा करवाना पड़ता। 1 रुपया भी उस समय बहुत बड़ी बात थी, तो 1 रुपया जमा करवाना था। लेकिन किसानों के द्वारा इसका भी क्या, इस कर का भी क्या किया जाता है, विद्रोह। जमीनों को क्या छोड़ा जाता है, पड़त, जमीन पड़त छोड़ी जाती है। लेकिन पृथ्वी सिंह जो था वो बहुत क्रूर था। वो कहता है कि मेरे भैया थे, भाई साहब जो थे वो के पता नहीं कैसे मान गए, मैं नहीं मानने वाला। उन्होंने कहा जमीन पड़त छोड़ रहे हो, तो इसने इन जमीनों की क्या लगा दी, बोली लगा दी। जमीन पड़त थी जो उनकी क्या लगा दी, इसने बोली लगा दी। और किसानों का किस्मत इतना खराब था कि इन बोली लगाने पर इन जमीनों के खरीदार भी मिल गए और सेठ साहूकारों ने क्या ले लिया, इन जमीनों पर कब्जा। सेठ साहूकारों ने कब्जा कर लिया। अब अपनी ही जमीन में ये किसान जो थे ये मजदूर बन गए, तो किसानों के द्वारा इसका विद्रोह करना बनता है। और इधर से पृथ्वी सिंह ने कहा ये जो कर लगाया है मैंने, तलवार बंदाई कर, आप चाहे खेती करो या नहीं करो, लेकिन यह कर तो आपको देना ही है। यानी दमनता पूर्वक इस कर को क्या किया, दमनता पूर्वक लिया। किस तरह, दमनता पूर्वक इस कर को पृथ्वी सिंह जी के द्वारा क्या किया जाता है, यानी पृथ्वी सिंह जी के द्वारा लिया जाता है। और आगे देखते हैं अपन, दमनता पूर्वक इस कर को लिया गया, लेकिन कर को माफ नहीं किया गया। आगे चलकर देखते हैं तो 1913 में पृथ्वी सिंह जी की क्या हो जाती है, 1913 में पृथ्वी सिंह जी की क्या हो जाती है, मृत्यु। 1913 में पृथ्वी सिंह जी होते हैं जो मारे जाते हैं। जैसे ही मर जाते हैं, इनकी मृत्यु होती है, तो इसके बाद में इनका पुत्र होता है जो क्या होता है, अल्पवयस्क। और उसका नाम होता है केसरी सिंह।
केसरी सिंह जी। तो केसरी सिंह जी अल्पवयस्क होते हैं, तो मेवाड़ महाराणा जो फतेह सिंह जी होते हैं, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी इनकी क्या पालन के लिए इन्हें कहाँ बुला लेते हैं, रियासत में, यानी मेवाड़ बुला लेते हैं। कहाँ, मेवाड़। और इस रियासत को अपने अधिकार में ले लेते हैं। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी इस रियासत को अपने अधिकार में ले लेते हैं। अब मेवाड़ रियासत पर सीधा कब्जा किसका हो गया, मेवाड़ रियासत का। और मेवाड़ रियासत का जब कब्जा हो गया तो मेवाड़ के शासक के हाथ में चली गई अब जमीन, क्योंकि उनका लालन पालन केसरी सिंह का कौन कर रहे थे, मेवाड़ के शासक कर रहे थे। तो यहां तक तो बात होती है अपने प्रथम चरण की, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का ये था प्रथम चरण। तो एक बार वापस देख लेते हैं इधर से। किसान आंदोलन में देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक, 1897 से 1897 में प्रारंभ होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो था, बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था, विजयावली। इसे और किस नाम से जाना जाता था, उपरमाल के क्षेत्र से, यानी उस क्षेत्र का नाम उपरमाल था। यह किस रियासत का हिस्सा था, मेवाड़ रियासत का। मेवाड़ के शासक कौन थे, फतेह सिंह जी। यह जागीर किसके द्वारा किसको दी गई, तो अशोक परमार को दी गई। किसके द्वारा, महाराणा सांगा के द्वारा दी गई। यहाँ पर जो बिजोलिया था ये किस श्रेणी का था, तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ रियासत का। यहाँ के तत्कालीन जागीरदार कृष्ण सिंह जी थे। इन्होंने क्या लगा रखे थे, 84 प्रकार के, यानी 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। यहाँ पर आंदोलनकर्ता जो थे, यानी इन किसानों का आंदोलन नेतृत्व करता जो था वो कौन था, साधु सीताराम दास थे। यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन कितने चरणों में चला, तो 3 चरणों में। प्रथम चरण 1897 से 1915, द्वितीय चरण 1916 से 1922, तृतीय चरण 1923 से 1941। अब आगे देखते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण के तहत आपने देखा था 1897 से 1915 क्या होता है। प्रथम चरण के तहत ये सारे किसान गिरधारीपुरा गांव में क्या होता है, एक मृत्यु भोज, जहां पर किसकी मृत्यु होती है, गंगाराम नाम के एक पटेल की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जो जाति थी जिनके द्वारा आंदोलन किया जाता है वो थी धाकड़ जाति। ये यहाँ पर एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर उन्होंने तत्कालीन मेवाड़ के शासक उस समय कौन थे, फतेह सिंह जी। तो इन एकत्रित होकर इन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से कहाँ भेजा, मेवाड़ भेजा। उन प्रतिनिधि मंडल में कितने व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ये कहाँ पर आते हैं, मेवाड़ में आते हैं। क्यों आते हैं, किसानों की समस्याओं को अवगत कराने के लिए कि हमारे जो कृष्ण सिंह जी हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, हमारे ऊपर इतने प्रकार के कर लगाए गए हैं। तो इनको अवगत कराने के लिए आते हैं फतेह सिंह जी को। जब फतेह सिंह जी को हमें अवगत कराने के लिए आते हैं तो फतेह सिंह जी यहाँ पर 6 माह के बाद फतेह सिंह जी इनसे मिलते हैं और मिलने के बाद में समस्या को जानते हैं और यहाँ से एक व्यक्ति को बिजोलिया भेजते हैं, हामिद हुसैन। किसको भेजते हैं, हामिद हुसैन बिजोलिया आते हैं। बिजोलिया आते हैं, यहाँ पर किसानों से आसपास पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। तो इनकी समस्याएं, जो किसानों की समस्याएं थी वो सारी क्या थी, सही पाई गई। यानी किसानों की समस्याएं यहाँ पर सही पाई जाती हैं, लेकिन मेवाड़ महाराणा के द्वारा उन समस्याओं पे कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। इधर से नानजी पटेल और ठाकरी पटेल क्या हो जाते हैं, नाराज, और इधर से निराश हो जाते हैं। और उधर जैसे ही वो जागीर में पहुंचते हैं तो कृष्ण सिंह वहां पर क्या हो जाता है, इनसे नाराज, और इन दोनों को क्या कर देता है, अपनी जागीर से निर्वासित कर देता है। जैसे ही ये निर्वासित होते हैं और इधर जनता पर कृष्ण सिंह एक कर लगाता है, चवरी कर 1903 ईस्वी में। इसके अंतर्गत 5 रुपए लड़की की शादी पर क्या करने पड़ेंगे, आपको जागीर में जमा करवाने पड़ेंगे। इधर साधु सीताराम दास के द्वारा इनका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है और यहाँ पर जमीन को क्या कर दिया जाता है, पलट छोड़ दिया जाता है। लेकिन 1904 में कृष्ण सिंह जी डर जाते हैं और इस कर को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन 1906 में इनकी क्या, कृष्ण सिंह जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात उनका छोटा भाई पृथ्वी सिंह क्या बन जाता है, यहाँ का शासक बन जाता है। जैसे ही पृथ्वी सिंह जी यहाँ के शासक बनते हैं, यानी पृथ्वी सिंह जी यहाँ के जागीरदार बनते हैं, और जागीरदार बनते ही यह यहाँ की बिजोलिया की जनता पर एक कर लगाते हैं, तलवार बंदाई कर। और यह तलवार बंदाई कर पृथ्वी सिंह जी के द्वारा कब लगाया जाता है, 1906 ईस्वी में। यह कर, तलवार बंदाई जो कर था, ये किससे लिया जाता था, सामंतों से। लेकिन पृथ्वी सिंह जी ने किसके ऊपर लगा दिया, आम जनता के ऊपर लगा दिया। इसके तहत 1 रुपया जागीर में आपको जमा करवाना है। यानी ये एक प्रकार का तलवार बंदाई कर क्या था, एक प्रकार का उत्तराधिकारी कर था।
एक प्रकार का क्या था, उत्तराधिकारी कर था। तो तलवार बंदी कर लगाया जाता है, और लेकिन किसानों के द्वारा इसका भी क्या किया जाता है, विद्रोह किया जाता है, और जमीन को क्या किया जाता है, पड़त छोड़ा जाता है। लेकिन इस बार किसानों के साथ में धोखा हो जाता है, और पृथ्वी सिंह जी क्या करते हैं, जमीन की बोली लगा देते हैं। सेठ साहूकार उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, सेठ साहूकार उन जमीनों को खरीद लेते हैं, खरीदार मिल जाते हैं। तो सेठ साहूकारों के द्वारा जो किसान थे वो अपनी ही जमीन में क्या हो गए, मजदूर बन गए। जैसे ही किसानों के द्वारा वहां पर जाते खेत में कि ये जमीन तो मेरी है, तो सेठ साहूकारों के द्वारा इन किसानों को मारा और पीटा जाता था। लेकिन पृथ्वी सिंह जी के द्वारा फिर भी ये 1 रुपया जो तलवार बंदी कर था ये उनसे लिया ही जाता था। तो किसान अब क्या करें। तो आगे चलकर 1913 में मृत्यु हो जाती है किसकी, पृथ्वी सिंह जी की। मृत्यु होने पर इनका अल्पवयस्क पुत्र होता है केसरी सिंह। इस केसरी सिंह को इसके लालन पालन के लिए कहाँ पर बुला लिया जाता है, मेवाड़ रियासत में बुला लिया जाता है। और अब यह जो बिजोलिया जागीर थी यह सीधे किसके अधिकार में आ गई, मेवाड़ रियासत के अधिकार में आ गई। तो यहां तक अपनी बात होती है। यह था अपना प्रथम चरण, यह तो हो गया अपना प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण की मैंने डेट बताई थी आपका, द्वितीय चरण कब से कब चालू हुआ, द्वितीय चरण। आपका जो द्वितीय चरण होता है वो द्वितीय चरण कब से, 1916 से 22 ईस्वी। होता क्या है यहां पर 1916 से 1922, इस चरण में आपके एक व्यक्ति आ जाते हैं भूप सिंह जी, जो इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। कौन, भूप सिंह जी। भूप सिंह जी, इन भूप सिंह जी को, ये तो मूल नाम हो गया भूप सिंह जी का, लेकिन इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ये कहां के रहने वाले थे, तो ये उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के रहने वाले थे, यूपी के रहने वाले थे विजय सिंह जी पथिक, भूप सिंह जी। होता क्या है, ये जो भूप सिंह जी हैं, ये भूप सिंह जी आपके जो रास बिहारी बोस होते हैं, कौन, रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस के द्वारा एक विद्रोह किया जाता है, सशस्त्र। सशस्त्र विद्रोह में क्या लेते हैं, रास बिहारी बोस के सशस्त्र विद्रोह में ये भाग लेते हैं, कौन, आपके विजय सिंह जी। इनको क्या किया जाता है, जब विद्रोह में भाग लेते हैं तो इनको सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक तो विजय सिंह जी को, और एक और यहां पर व्यक्ति होता है गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा, इन दोनों को गिरफ्तार कर कहां पर डाला जाता है, टोडगढ़ जेल। कहां है ये, अजमेर है। तो टोडगढ़ जेल में इनको क्या किया जाता है, डाला जाता है। लेकिन यहां से आपके जो विजय सिंह जी पथिक हैं, ये विजय सिंह जी पथिक क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, और भाग कर ये कहां आ जाते हैं, मेवाड़ में आ जाते हैं। मेवाड़ में कहां पर, तो यहां पर एक मेवाड़ में एक गांव होता है ओछड़ी। ओछड़ी जो है वो चित्तौड़ के पास में है, चित्तौड़ में, चित्तौड़ आ जाते हैं। तो ओछड़ी को तो अपना क्या बनाते हैं, ये निवास स्थान, और मेवाड़ को क्या बनाते हैं, अपना मेवाड़ को अपना बनाते हैं कार्य क्षेत्र। मेवाड़ को क्या बनाते हैं, कार्य क्षेत्र। एक बार ये इतना सा लिख लीजिए, लिख लिया, कार्य क्षेत्र बनाते हैं। अब आगे होता क्या है, अब आगे देखते हैं अपन, यहां पर होता क्या है। कार्य क्षेत्र ओछड़ी में रह रहे थे, लेकिन होता क्या है, इस ओछड़ी के अंतर्गत कहां पर,
ओछड़ी में, इस ओछड़ी में एक सभा होती है, विद्या प्रचारिणी सभा। इस ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा का क्या हो रहा होता है, सम्मेलन आयोजित हो रहा होता है। इस सम्मेलन में इस विद्या प्रचारिणी सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे, हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर। तो विद्या प्रचारिणी सभा हरिभाई किंकर के द्वारा स्थापित, इसका यहां पर सम्मेलन हो रहा होता है कब, 1915 ईस्वी में ओछड़ी के अंतर्गत। यहां पर आपके इस विजय सिंह जी पथिक भी यहां पर क्या होते हैं, इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। कौन, विजय सिंह जी पथिक इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। यहां पर भाग लेने के लिए बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता कौन, साधु सीताराम दास आते हैं, क्या लेने, भाग लेने के लिए आते हैं। यहां पर विजय सिंह जी पथिक के द्वारा क्या दिया जा रहा होता है, भाषण दिया जाता है। जब साधु सीताराम दास उनके भाषणों को सुनते हैं तो उनके ओजस्वी स्वरूप को देखकर, ओजस्वी व्यक्तित्व को देखकर यहां पर क्या हो जाते हैं, क्या देखकर, ओजस्वी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को देखकर उनसे आग्रह करते हैं कि आप इस किसान आंदोलन का क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए। तो साधु सीताराम दास के कहने पर पथिक जी क्या करते हैं, इस आंदोलन का क्या कर लेते हैं, वो नेतृत्व। और ये किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में विजय सिंह जी पथिक के द्वारा इस सम्मेलन का यानी इस आंदोलन का क्या कर दिया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। अब आगे की क्लास अपन कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।